हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको डायनेमिक थ्योरी। ये सिगमंड फ्रॉइड ने बात की थी। ये तीनों थ्योरी मोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही है और मैं ये सारी को एक साथ ही आपको डिस्कस कर दूँगी। वैसे ये दो थ्योरी हैं, साइको सेक्सुअल थ्योरी है और साइको एनालिटिकल और साइको डायनेमिक आर द सेम। तो मैंने ये तीनों को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड को फिर बार बार डिस्कस करना पड़ेगा और एक ही पर्सन का नाम बार बार आता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बाकी मैं इतनी चीज़ मैं आपको यहीं बता देती हूँ। साइको एनालिटिकल और साइको डायनेमिक थ्योरी जो है ये डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसका पार्ट है और साइको सेक्शुअल थ्योरी जो है ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ठीक है, बट इट्स ओके, हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, हमें उतना ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि ये जो थ्योरी है ये किस चीज़ की थ्योरी है, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि आपको थ्योरी का नाम दिया होगा और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट्स के नेम गिवन होंगे, फिर उसमें से आपको ये बताना होगा कि ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने माइंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो उनका मेन तो यही था कि उन्होंने अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई थी सब लोगों ने साइकोलॉजी को ये बताया था कि जो कॉन्शियस माइंड की स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी बोला जाता है। पर सिगमंड फ्रॉइड का कहना ये था कि माइंड का जो मेन रोल होता है या हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा रोल है या गेम चेंजर है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं की थी, किसी साइंटिस्ट ने। उन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी में हमारी जितनी भी हमारे एकदम इंस्टिंक्ट्स होते हैं या हमारे एक क्रिटिकल टाइम पर एक्शन लेने का जो भी कैपेसिटी होती है वो उसी माइंड पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने उसी माइंड के बारे में ज़्यादा बात की थी। तो उन्होंने पहले दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात की पर्सनैलिटी में, एक कॉन्क्रीट एस्पेक्ट और डायनेमिक एस्पेक्ट। कॉन्क्रीट जो चेंज हो कॉन्क्रीट मीन्स जो चेंज नहीं हो सकते, जो फिक्स्ड है, और डायनेमिक एस्पेक्ट्स जो चेंज हो सकते हैं। तो अभी हम ये बाद में पढ़ते हैं, पहले ये एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं। हालांकि ये एस्पेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट इन नेम से क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने आपको पूरा एक फ्लो चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपकी एक रिदम बनी रहे, आपको समझ में आएगी कौन सी चीज़ कहाँ से है। ओके, ठीक है। तो कॉन्क्रीट एस्पेक्ट्स में उन्होंने बात की हमारे माइंड के बारे में कि हमारा जो माइंड है, उन्होंने माइंड को कंपेयर किया एक आइसबर्ग के साथ। आइसबर्ग मतलब एक बर्फ़ की चट्टान से। तो जैसे मानो आप अगर एक आइस को वाटर पे रख दो तो नहीं, एक आइस है, आइसबर्ग जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर से वो थोड़ा दिखता है और नीचे वो कितना गहरा है वो तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने बात की थी कि मानो ये सी लेवल है, इसके ऊपर ये आइसबर्ग है, इसके अंदर की गहराई तो आपको पता ही नहीं है कि कितनी है। आपको ऊपर से वो छोटा दिखाई दे रहा है, पता नहीं वो अंदर तक और नीचे तक कितना गहरा है। तो ऐसे ही उन्होंने बात की कि हमारा जो माइंड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम अभी बैठे हैं, फोकस है, अटेंशन पे कर रहे हैं और वो चीज़ हमें समझ में आ रही है और उसके हम सामने सवाल जवाब कर रहे हैं या उसका आंसर दे रहे हैं या उस चीज़ को समझ रहे हैं, जैसे कि स्टडीज़ करना। ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड होता है कि कोई चीज़ मुझे एकदम से तो याद नहीं है, बट या अगर मैं कोशिश करूँ तो वो चीज़ मेरे को रिटेन होगी और मैं उस चीज़ को वापस से रिट्राइव कर करके मेमोरी से ला सकती हूँ और उसको ध्यान कर सकती हूँ। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ करके करते हैं कि कोई आंसर है, हम भूल गए, हमें याद आ रहा है वो हमने पढ़ा था, हम थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं, चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमें वापस से याद आ जाती है। देन एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जैसे कि कोई चीज़ है, आज हम सफ़र से कहीं से आ रहे हैं और हम पूरा रास्ता हम देखते आ रहे हैं, हर किसी को हम सारी चीज़ों को ऐसा तो नहीं कॉन्शियसली याद करते आ रहे हैं, पर वो चीज़ हमें दिख रही है और वो हमारी मेमोरी में फीड हो गई, पर उसकी कोई नीड ही नहीं थी, तो वो हमारी मेमोरी में अंदर स्टोर हो गई अनकॉन्शियस माइंड में हमारे में। हमें नहीं पता वो उस चीज़ की हमें कब क्या ज़रूरत पड़ेगी, बट एट एन इंस्टिंक्ट आप काफ़ी टाइम बाद, 2 साल 4 साल बाद जब वापस उस रास्ते से निकले तो आपको याद आता है, अरे पिछली बार तो इस रास्ते पे शायद यहाँ पर एक शॉप थी, तो क्या आपने जाते समय वो शॉप याद की थी?
नहीं, लेकिन जब आप वापस जा रहे हो तो वो मेमोरी आपको रिटेन हुई, वो चीज़ आपको वापस से याद आई। तो वो कैसे याद आई? क्योंकि वो चीज़ जो आपने आपके ना चाहते हुए भी बस आपने देखी और आपके अनकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को स्टोर करके रख लिया। ठीक है? तो ऐसे अगर आप नॉर्मली भी खाली बैठो, कभी इमेजिन करना कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी कितनी सारी चीज़ें रिटेन होकर रखी हुई हैं। जितना आपका अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, अगर आपका इतना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वर्क करे तो वी विल बिकम द टॉपर। मतलब कितना अच्छा रहेगा, पर वो कुछ चीज़ वैसे होती नहीं ना। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि हमारे माइंड में से केवल 10% माइंड है जो हमारा कॉन्शियसली काम करता है, बाकी 90% माइंड तो हमारा अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद आता है डायनामिक एस्पेक्ट। ये हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 ट्रेड्स होते हैं, id, ईगो, सुपर ईगो। ये id है, ID, id। तो id, ईगो, सुपर ईगो। तो हम इनको कैसे लर्न कर सकते हैं? id में क्या आ रहा है? आई मीन्स मैं, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं बस मेरे लिए हैं, मेरी खुशी के लिए हैं, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करता है, वही है इसका आंसर कि id में क्या चीज़, हम अनकॉन्शियसली केवल अपने प्लेजर के लिए काम करते हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस जो चीज़ हमें खुशी दे रही है हम उसी पे काम करेंगे, उसी चीज़ के लिए काम करेंगे। उसके अंदर लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट कुछ भी आ सकता है। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब इरोज, ये टर्म कई बार पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ इरोज, व्हाट इज़ थैनोज। तो ये सारे ऐसे आपको, लाइफ इंस्टिंक्ट इरोज होता है, डेथ इंस्टिंक्ट थैनोज होता है। लाइफ इंस्टिंक्ट पॉजिटिव होते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट नेगेटिव होते हैं। तो ईद में क्या होता है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि जो मैं अपने प्लेजर के लिए आज काम कर रहा हूँ उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है। उसका रिजल्ट बेकार भी हो सकता है, उसका अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आता है ईगो। ईगो का चलो हम बाद में बात करते हैं। फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो आप इस चीज़ से लर्न कर सकते हैं, सुपर स्टेशन से, या सुपर, सबसे सुपर कौन है? भगवान। जो मतलब भगवान जैसी बातें करता है, जो भगवान बनने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट, मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान जैसा। भगवान जैसा मतलब कि नहीं, चाहे दुनिया पलट जाए मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, चाहे बुरे से बुरी घटना मेरे साथ हो जाए पर मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बस मोरालिटी पे अपना सारा जीवन जीते हैं। तो वो सुपर ईगो हो गया। और इन दोनों के बीच की कंडीशन क्या है? रियलिटी। तो वो होता है ईगो, कि जो इंसान रियलिटी पे वर्क करता है, जिसकी पर्सनैलिटी रियलिटी के साथ काम करती है। अगर मुझे किसी की जान बचाने के लिए, नॉट इन द कोर्ट केस, मतलब नॉर्मली, कि या मुझे किसी की थोड़ी बहुत सपोर्ट करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो इट्स ओके, किसी की खुशी के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन केवल अपने प्लेजर के लिए मुझे लग रहा है कि यार मेरे थोड़े से झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है, तो इट्स ओके। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई इंसान जहर खाने के लिए खड़ा है और वो बोल रहा है बताओ मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, और हम बोले नहीं देवता बन जाए, तो ऐसा नहीं होता ना, वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे काम करती है रियलिटी पे। ओके डन, एट अ सिचुएशन अगर थोड़ी सी झूठ की ज़रूरत है तो इट्स ओके, हम बोल सकते हैं। तो ये था पर्सनैलिटी से रिलेटेड इसकी साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की। अब हम बात करते हैं साइको सेक्सुअल थ्योरी क्या थी सिगमंड फ्रॉइड की। जैसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उन्होंने, सॉरी, जब साइको एनालिटिकल थ्योरी में ईद की बात की तो ईद के अंदर ही उन्होंने बात की, सिगमंड फ्रॉइड ने एक लिबिडो टर्म की। लिबिडो का मतलब होता है कि जैसे बंदे को, जैसे हम ईद में बात कर रहे थे कि उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, वहीं पर एक फ़ेज़ आती है लिबिडो फेज़। लिबिडो फेज़ मतलब होता है कि उसको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, सेक्सुअल अर्ज चाहिए, प्लेजर वाली एज है ये, कि उसको किस चीज़ से कैसा प्लेजर मिल रहा है। तो वो ईद के अंदर आता है लिबिडो एज। और फिर उन्होंने इस लिबिडो एज को ही 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। इसी को सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल एनालिटिकल थ्योरी या सेक्सुअल थ्योरी बोला गया था। तो उन्होंने इस स्टेज को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था।
ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनाइटल। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी याद कर लेते हैं निमोनिक बना के, OAPLGTV लेकर आ। OAPSP से आप किसी का नेम भी लर्न कर सकते हो, जैसे कि अमरपाल मान लो कि अमरपाल LGTV लेकर आ, कुछ भी मतलब जैसे आपको सही लगे, या हम डायरेक्ट जैसे OAPLGTV लेके आ, ऐसे लर्न कर लो, वो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सो तो ओरल स्टेज में क्या है, 0 से 1.5 साल तक का बच्चा जो होता है, बर्थ से लेकर के 1.5 साल का बच्चा जो माउथ से प्लेजर ले रहा है, तो उसकी ओरल स्टेज है वो। माउथ से प्लेजर लेना मतलब जैसे छोटा बेबी आपने देखा होगा, वो डर जाए तब भी, खुश हो तब भी, रो रहा हो तब भी, उसको केवल क्या चाहिए, सकिंग, उसको मदर की फीड चाहिए, मदर की ब्रेस्ट चाहिए, और उसको बस वही एक सूदिंग प्रोसेस है कि वो जैसे ही मदर से फीड करना स्टार्ट करता है या निप्पल लेता है जो बच्चा, छोटी बोतल वाली, तो अगर वो बोतल से फीड करता है तो बोतल ले चाहिए उसे, और एकदम जैसे ही वो बोतल उसके माउथ को टच करेगी, वो उसको फीड करना स्टार्ट करेगा, और दैट विल गिव हिम अ प्लेजर, और वो उसी से फीड करते करते सो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा प्लेजर ले रहा है माउथ से, फिर थोड़ा सा मतलब जब तक बच्चा फीड करता है, ठीक है, फीड करने के बाद जब बच्चा एक अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का हो जाता है, फीड करना छोड़ देता है, तो जब तो वो टीदिंग करना स्टार्ट कर देता है। बॉल ली उसने, बॉल माउथ में डाली, जब उसको कोई कुछ भी नहीं मिलता तो अपनी फिंगर्स को, हाथों को मुंह में डाल डाल के च्यू करता है। तो ये वो है कि उसको ओरल से ही प्लेजर मिल रहा है, और वो ओरल ही एक्टिविटी करके ही प्लेजर ले रहा है। देन सेकेंड स्टेज आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या है, बच्चा अपने एनल पार्ट से प्लेजर लेना स्टार्ट कर देता है। प्लेजर इन द सेंस कि उसको उन चीज़ की समझ आने लगती है। जैसे इसमें आता है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज, कि बच्चे को जैसे जब अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर से अब बच्चा हो जाता है, 1.5 साल का समथिंग, तो फिर उसको टॉयलेट ट्रेन करना घर घर में मोस्टली स्टार्ट कर दिया जाता है कि आए अब ये बड़ा हो रहा है, इसको टॉयलेट ट्रेन करो। तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने, अगर उसको सुसु पॉटी आई और वो उसने पहले से बता दिया, तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो उसको खुशी होती है कि अच्छा मैंने कंट्रोल कर लिया और मैंने मम्मा को बता दिया, तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इन केस अगर उसको हो जाता है सुसु पॉटी पैंट में हो जाता है, तो वो डर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहा और वो डर जाता है, तो फिर वो आपको बताने में भी झिझकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ कैसे प्लेजर दे रही है उसको, कि उसने बात बता दी और मम्मा ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो उसको खुशी मिली, उसको प्लेजर मिला कि अच्छा मेरी ये चीज़ कहने से या कंट्रोल कर लेने से, तो वहाँ पे बच्चे को क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चा टॉयलेट्स पे या एनल पार्ट्स पे कंट्रोल करना सीखता है, उनके बारे में अवेयर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है फैलिक स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। इसी स्टेज में आकर के सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी डेवलप होने भी लगती है। ठीक है, बच्चा अपने आप को सुपर समझने लगता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें 2 मेन टर्म जो आते हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रोपस, बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हमारा बहुत दूर नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो उसके लिए ऑडिपस और इलेक्ट्रोपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये इसी स्टेज में आकर के डेवलप होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। ऑडिपस क्या होता है, आप बस इतना याद रख सकते हो, बॉयज़ में ओ आता है, तो इसमें ऑडिपस, और इलेक्ट्रा में गर्ल्स। तो वो अट्रैक्शन वाली फेज़ है ये, कि बॉयज़ का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन और गर्ल्स का अपने फादर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, वो इसी स्टेज में होता है। बच्चों को जैसे आपने नॉर्मली भी देखा ही होगा कि इस एज में आकर के 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगती है लड़कों को। उनको लगता है पापा गंदे हैं, पापा बेकार हैं, ठीक है, उनको, और पापा से एक हल्का सा जेलिसी फैक्टर भी रहता है। लड़कियों में ये अपनी मदर की तरफ होता है कि वो अपने फादर को तो बहुत अच्छा मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और मदर को, उनको थोड़ी सी जेलिसी फैक्टर रहता है। अगर उनके फादर कंसर्न दिखाते हैं टूवर्ड देयर मदर, तो उनको लगता है कि पापा मम्मी से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मम्मी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अगर आपको पूछा जाए, या अब तो आजकल वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते भी नहीं है, आपसे बस ऐसे एक सेंटेंस फ्रेम करके पूछा जाएगा, तो जहाँ बिटवीन गर्ल एंड फादर की बात हो रही हो,
तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा, और जहाँ पे बिटवीन फादर एंड मदर, सॉरी बॉयज़ एंड मदर बात हो रही हो, वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद स्टेज आती है लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 11 ईयर तक की स्टेज है। कुछ बुक में 12 और 13 भी दिया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा इन नंबर्स पे फोकस नहीं कर रखना है, अप्रॉक्सीमेटली देखना है ऑन एवरेज। तो 6 और 11 ईयर की जो एज होती है वो लेटेंसी होती है, जो स्कूल एज होती है। और यहाँ पर आकर के बच्चे का जो लिबिडो है, या ये कह सकते हैं कोई ऑर्गन जिससे उसे अर्ज मिलती थी या उसको प्लेजर फील होता था, वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ें उसकी दब जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, क्योंकि इस एज में आकर के बच्चा जो है स्कूल की एक्टिविटीज़ में, होमवर्क में, फ्रेंड्स बनाने में, फ्रेंड्स के साथ खेलने में, इन सारी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। तो उसको इस एज में सेक्सुअल अर्ज जो है वो उसकी हाइड हो जाती हैं। लेटेंसी वर्ड का ही मतलब क्या है? हाइड हो जाना, कोई चीज़ छिप जाना, छिप जाती हैं। देन लास्ट स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज, जो 13 ईयर्स से स्टार्ट होकर के डेथ तक रहती है। तो ये वही है कि अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स, वही कि मतलब अपोजिट सेक्स वाला, कि लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, लड़कों को लड़कियों में डेवलप होने लगता है, और उनकी प्रेफरेंस जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी स्टेजेस यहाँ पे अच्छे से समझ आई होंगी। आपको सेक्सुअल अर्ज का टॉपिक और साइको एनालिटिकल थ्योरी दोनों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और दोनों सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।